Assalamualaikum. Hope you all will be fine. Last time we were discussing about cryo-electron microscopy. आज इसी के आगे जो है substrates and specimen preparations जो हैं cryo-electron microscopy की कि वो किस तरह से की जाती है, उनके अंदर जो recent methods आए हैं, उनके अंदर developments आई हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे. One of the essential component of high quality, high resolution cryo EM is reproducibility and robust sample preparation. सबसे पहले ज़ाहिर है जब आपके पास सैंपल सही प्रिपेयर्ड नहीं होगा या सैंपल के अंदर कोई एरर आ रहा है तो आपके पास जो भी आ गया उसका रिजल्ट है ऑब्वियसली दैट विल बी नॉट रिलायबल. इसलिए जो ईएम है उसकी हाई क्वालिटी और हाई रेजोल्यूशन जो है वो भी इसी चीज़ पर डिपेंड करती है कि आपका जो सैंपल प्रिपेयर्ड है वो किस किस्म का है. Cryo EM samples are typically applied to an EM grid consisting of an amorphous polycarbon film coated by a metal mesh. सबसे पहले तो उसमें क्या है कि क्रायो EM इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोपी जो है उसके अंदर सैंपल्स जो टिपिकली होते हैं वो EM ग्रिड के ऊपर जो है वो सपोर्ट किए जाते हैं या उसको उनके ऊपर आप कह लो कि रखा जाता है. आर टिपिकली अप्लाइड उनको अप्लाई किया जाता है ऑन एन ईएम ग्रिड कंसिस्टिंग ऑफ एन एमॉर्फियस पॉलीकार्बन फिल्म सपोर्टेड बाय अ मेटल मैश. उसके अंदर क्या है कि कार्बन फिल्म होगी, पॉलीकार्बन एमॉर्फियस पॉली कार्बन फिल्म होती है, लेकिन उस किस चीज़ के ऊपर सपोर्ट की जाती है वो मेटल के ऊपर. The grid is then blotted to remove excess liquid and plunge frozen in liquid cryogen. फिर उसके बाद ग्रिड को क्या किया जाता है कि ब्लॉट किया जाता है ताकि उसके ऊपर से जो एक्सेस लिक्विड है वो हमने पहले भी देखा था ऊपर कि एक्सेस लिक्विड रिमूव करने के लिए, और फिर उसके बाद प्लंज फ्रोज कर किया जाता है, फ्रीज किया जाता है इन अ लिक्विड क्रायोजन. प्लंज फ्रीजिंग जो है वो आगे फिगर 1 में इन्होंने शो की है. सस्पेंडिंग द सैंपल इन अ लेयर ऑफ विट्रस आइस. अब ये आपका चेक आई गेस इन्होंने जो पिक्चर्स हैं वो लास्ट में दी होंगी, ये देखें. सबसे पहले सैंपल ऑप्टिमाइजेशन है, फिर उसके बाद सैंपल प्रेपरेशन है, फिर लेबलिंग है, फिर एलएम इमेजिंग है, और ये आप यहाँ पे देख सकते हो ये प्लंज फ्रीजिंग है. ठीक है, अब ये प्लंज फ्रीजिंग में क्या किया जाता है उसके अलावा आपके जो है ओवरऑल उन्होंने इसको बताया हुआ है कि स्कीमेटिक इलस्ट्रेशन ऑफ ऑप्शंस फॉर क्रायो ईएम सैंपल प्रेपरेशन इमेजिंग एंड डाटा प्रोसेसिंग. Solid gray box indicates methods typically used for single particle analysis. Dashed gray box indicate method typically used for cryo ET. ये आपके पास जो है ये डैश बॉक्स है जो कि इंडिकेट कर रहा है कि ये आपके क्रायो ईटी को क्रायो इलेक्ट्रॉन टोमोग्राफी के जो मेथड है उसको इंडिकेट कर रहा है. और जो डॉटेड ग्रे बॉक्स है वो आपके वो कन्वेंशनल ईएम सेक्शनिंग जो यूज़ की जाती है उसके लिए, यहाँ पर आप देख सकते हो ये डॉटेड है. और ये जो लास्ट में ये ब्लॉक्स हैं जो कि बॉक्सेस सॉलिड लाइन के बने हुए हैं, ये आपके सिंगल पार्टिकल के लिए. Dotted gray box indicate typical method typically used for conventional EM screening: LM light microscopy, HPF high pressure freezing, SRF self pressurized rapid freezing, FIB focused ion beams, CLEM correlated light and इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, EM इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ये सारे जो है वो उसने उसके बारे में बताया है कि वो किस किस मकसद के लिए यूज़ किया जाता है. अब आ जाए अपने उस पर वापस. Suspending the sample in a layer of vitreous ice. This process preserves the close to native state structure of the hydrated specimen, but can have low throughput and be unpredictable in terms of ice thickness and particle distribution. अब इसके अंदर क्या है कि आपका क्लोज टू नेटिव स्टेट जो है वो इसमें विद हाइड्रेटेड वाटर जो है ये आपके विद वाटर जो है वो प्रिजर्व हो जाता है, लेकिन इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर आइस थिकनेस जो है वो उसकी वजह से लो थ्रूपुट हो सकती है या अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है. इसी तरह पार्टिकल की डिस्ट्रीब्यूशन भी इसके अंदर डिपेंड करती है. एडिशनली इट हैज़ बीन शोन दैट irradiation in the electron microscope leads to deformation of the amorphous carbon.
दूसरा ये भी देखा गया है कि आपकी जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रेडिएशन है वो आपकी डिफॉर्मेशन कर देती हैं एमॉर्फियस कार्बन की, जिसके ऊपर आपने अपना सैंपल जो है वो लोड किया था, causing sample movement and hence blurred images. अब आपका क्या हुआ, जैसे ही कार्बन एमॉर्फियस वाले कार्बन फिल्म जो है वो खराब हो जाएगी या उस डिफॉर्म हो जाएगी तो वो आपके सैंपल को मूव कर देगी, उसकी वजह से इमेजेस सही नहीं आते. Recently, several new sample purification methods, substrates, and grid preparation systems have been developed to optimize performance during imaging, and these include affinity capture system, gold grids, and advanced vitrification devices. Next जो है उसमें क्रायो EM single particle reconstructions are based on averaging projections of thousands of identical particles in random orientation. EM के सिंगल पार्टिकल रिकंस्ट्रक्शन में क्या किया जाता है कि एक सिंगल पार्टिकल की रैंडम ओरिएंटेशंस दी जाती हैं और उनकी प्रोजेक्शंस जो है वो उनके एवरेज को फिर आगे यूज़ किया जाता है. Homogeneity of the sample is therefore extremely important, although such purification can be challenging. यानी कि आप जब सैंपल इसमें प्रिपेयर कर रहे हो तो इसमें सिंगल पार्टिकल में, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग क्या है कि आपका जो है सिर्फ होमोजीनियस मिक्सचर आ जाए या होमोजीनियस सैंपल आपके पास आ जाए. अगर आपका होमोजीनियस सैंपल नहीं होगा, यानी कि सिंगल मॉलिक्यूल पर कंसिस्टिंग, यानी कि सिंगल मॉलिक्यूल टाइप हैविंग मल्टीपल नंबर ऑफ कॉपीज, अगर ये उस पर कंसिस्टिंग नहीं होगा तो आपके क्या है कि वो आपका उससे आपकी जो है सैंपल, चूँकि एक सैंपल नहीं था, यानी कि फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रोटीन एक्सट्रैक्ट की है, दैट वाज हेलिकेज, लेकिन उसके साथ दूसरी एक और प्रोटीन जो है वो भी अगर आपके सैंपल में आ जाए, पॉलीमरेज, तो क्या है कि वो दो पार्टिकल्स हो जाएंगे, वो दो सिंगल से पार्टिकल नहीं रहेगा. सिंगल पार्टिकल में जो एक स्पेसिफिक प्रोटीन है उसी को प्योरीफाई करना जो है वो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होता है. क्रॉस लिंकिंग हैज़ बीन यूज्ड टू स्टेबलाइज मेनी हेट्रोजेनियस मिक्सचर सैंपल्स फॉर क्रायो ईएम सच एज द प्रोटियो प्रोटियासोम. अब क्रॉस लिंकिंग जो है वो यूज़ की जाती है फॉर हेट्रोजीनियस सैंपल्स, हेट्रोजीनियस जिसके अंदर मोर देन वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल मौजूद हो या आपकी प्रोटीन्स डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन्स मौजूद हो, तो उनके लिए क्या है कि आपकी क्रॉस लिंकिंग यूज़ की जाती है, जैसे कि प्रोटियासोम, सप्लाइसोसोम, बर्ट्रेम एंड मेम्ब्रेन कम्प्लेक्सेस, इनके लिए जो है वो क्रॉस लिंकिंग मेथड यूज़ किया जाता है. दीज स्टडीज कंबाइंड करायो ईएम विद क्रॉस लिंकिंग mass spectrometry, which provides even further detail about residues that are in close proximity. An additional method for reduced heterogeneity called graphics uses a weak chemical fixation during density gradient centrifugation to provide conformational stability. अब यहाँ पर एक और मेथड है जो कि हेट्रोजेनिटी को रिड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है, वो क्या है, उसका नाम है ग्राफिक्स. ये क्या करता है, ये आपका वीक केमिकल फिक्सेशन यूज़ करता है किस टाइम पर, जिस टाइम पर सेंट्रीफ्यूगेशन की जा रही होती है. ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन आपको पता है कि जब ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन का पर्पस ये है कि अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी आपके मॉलिक्यूल्स को सेपरेट आउट किया जाए. ठीक है, इसके लिए जो है वो वीक केमिकल फिक्सेशन जो है वो साथ यूज़ की जाती है. उससे क्या होगा कि कंफर्मेशन स्टेबिलिटी मिलती है उसे, और उसके अलावा सैंपल की प्योरिटी मिल जाती है, प्योरीफाई हो जाता है, क्योंकि उसका ग्रेडियंट जो है वो बेहतर जनरेट हो सकता है, लीडिंग टू अ मोर होमोजेनियस पॉपुलेशन. Another concern is preferred orientation of the particle on the grid. अब यहाँ पर सैंपल जो है वो आपका सेपरेट आउट हो गया, उसके बाद जो नेक्स्ट उसका है वो है ओरिएंटेशन ऑफ पार्टिकल, कि पार्टिकल किस पोजीशन पर आपके ग्रिड पे लगता है. बिकॉज द सैंपल इज confined to a thin film of vitreous ice, it can interact with both the grid spot and the air water interfaces. अब चूंकि सैंपल आपका जो है वो बहुत बारीक था, बहुत थिन लेयर जो है विट्रस आइस की उसके अंदर मौजूद होता है, वो आपके बोथ ग्रिड स्पोर्ट और इसके अलावा एयर वाटर इंटरफेसेस दोनों के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, लीडिंग टू अ bias in binding and therefore non isotropic sampling of particles. अब चूंकि ये दो तरफ से इंटरेक्ट कर रहा है तो इसकी वजह से इसकी जो बाइंडिंग है वो आप ये नहीं कह सकते कि ये एक के साथ ही बाइंड हुआ है, ये किसी दूसरे के साथ भी बाइंड हो सकता है, जिसकी वजह से क्या है कि आपका जो सैंपल है उसकी ओरिएंटेशन फ़र्क आ जाएगी. ज़ाहिर है जब सैंपल किसी और चीज़ के साथ बाइंड कर जाएगा तो उसकी ओरिएंटेशन वैसी नहीं आएगी जैसी उसकी नेचर में थी या पहले थी, leading to a bias in binding and therefore anisotropic sampling of particle orientations.
अब ये आगे जो है वो नेक्स्ट उसने बताया, नोबल एट ऑल, नोबल साइंटिस्ट का नाम है, have recently shown that approximately 90% of the particles on a typical cryo-EM grid prepared for single particle analysis adsorb to the air-water interfaces, potentially causing preferred particle orientations, conformational changes in the protein or protein denaturation. अब उसने क्या कहा कि इसने 2017 में ये स्टडी की कि जो आपके अप्रॉक्सीमेटली 90% है आपकी जो सिंगल पार्टिकल एनालिसिस के लिए जो क्रायो और ईएम ग्रिड बनाई जाती है, उसके अंदर क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि वो आपका जो है प्रोटीन सैंपल जो है वो एड्जॉर्ब करता है एयर वाटर इंटरफेस के साथ, जिसकी वजह से आपके पार्टिकल की ओरिएंटेशन पे बहुत ज़्यादा जो है वो फ़र्क आ जाता है, कन्फर्मेशनल चेंजेस हो जाती हैं। कन्फर्मेशनल चेंजेस यानी कि प्रोटीन के अपने स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस हो जाती हैं। इवन प्रोटीन कैन डी नेचर यानी कि प्रोटीन जो है वो अपना फंक्शन भी लॉस कर जाती है। The use of continuous carbon sport films to improve particle distribution may provide particular particle orientations, but it may also lead to even more significant orientation problem. यहाँ पर क्या है कि continuous carbon sport films जो हैं वो यूज़ की जा सकती हैं किसके लिए, particle distribution की improvement के लिए, but may provide particle ये particular particle orientation भी provide करती है, but ये क्या है कि ये आपकी ज़्यादा सिग्निफिकेंट ओरिएंटेशन प्रॉब्लम्स की तरफ भी लीड कर सकती है। सेल्फ असेसमेंट मोनोलेयर्स, ठीक है, जैसे कि ये जैसे पोली एल लाइसिन है एंड डिटर्जेंट्स, इसके अलावा ये हैव आल्सो बीन यूज्ड टू रिड्यूस प्रेफर्ड ओरिएंटेशन बट टेंड टू बी सैंपल स्पेसिफिक। अब ये वाले जो मॉलिक्यूल ये वाले जो आपको बताए हैं उन्होंने ऊपर, सेल्फ असेंबल्ड मोनोलेयर्स, पोली एल लाइसिन और डिटर्जेंट्स, ये तीनों चीज़ें जो है ये यूज़ की जाती हैं किसके लिए, ताकि आपकी प्रेफर्ड ओरिएंटेशंस को रिड्यूस किया जा सके, उसकी जो वाटर इंटरफेसेस हैं उनके साथ उनके इंटरेक्शंस को कम किया जा सके, लेकिन इसके ये क्या है कि ये सैंपल स्पेसिफिक हो जाती हैं। The preferred orientation problem may also be addressed at the imaging level by tilting the specimen during data collection. अब प्रेफर्ड ओरिएंटेशन प्रॉब्लम जो है वो दूसरी तरह क्या किया जाता है कि इमेजिंग लेवल पे जब उसका इमेज जनरेट करना होता है तब उसका जो है स्पेसिमेन को टिल्ट करके उसका जो है डाटा कलेक्ट किया जाता है। बेटर सैम्पलिंग इन फोरियर स्पेस कैन बी अचीव्ड बाय टिल्टिंग। अब जो फोरियर स्पेस है उसके अंदर बेहतर सैम्पलिंग जो है वो आप फाइंड आउट कर सकते हो या अचीव कर सकते हो बाय टिल्टिंग। हाउएवर एट हाई टिल्ट्स देयर इज अ लॉस ऑफ हाई स्पेशियल फ्रीक्वेंसी इंफॉर्मेशन, लेकिन जब ज़्यादा टिल्ट हो जाता है उसकी वजह से आपकी जो हाई स्पेशल इंफॉर्मेशन है फ्रीक्वेंसी की वो भी लॉस हो जाती है। Tilting creates a defocus gradient that must be accounted for and corrected. अब जैसे जैसे वो टिल्ट होगा उसकी वजह से डिफोकस ग्रेडियंट, क्योंकि फोकस सही नहीं आएगा, वो आपका बाद में उसको भी चेक करना पड़ता है, उसे सही करना पड़ता है। इन एडिशन द आइज थिकनेस इज इंक्रीज्ड रिलेटिव टू द इलेक्ट्रॉन बीम रिड्यूसिंग कंट्रास्ट इन द इमेजिंग। और जैसे ही आप टिल्ट करोगे उसकी वजह से आइज थिकनेस भी इंक्रीज कर जाएगी और आपका इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो सही से पास नहीं करेगी और आपके कंट्रास्ट जो इमेजेस जनरेट कर रही है वो सही नहीं बनते। Single particle cryo-EM of membrane protein tend to be challenging because the proteins must be extracted from the membrane and solubilized in detergent, which may affect protein structure and function and reduce image contrast. ठीक है, अब जो आपका मेजर चैलेंज है वो आपके प्रोटीन मेम्ब्रेनस प्रोटीन पर है, वो आपके हर लिहाज से मेम्ब्रेनस प्रोटीन पे थोड़ा ज़्यादा वो ज़्यादा चैलेंजिंग है बिकॉज उनकी सेपरेशन ही मुश्किल हो जाती है। अगर उनकी सेपरेशन हो भी जाए तो उनके लिए क्या प्रॉब्लम आती है कि आगे उनके पास हमारे पास ऐसे भी यानी कि इतने अच्छे केमिकल्स नहीं हैं जिनके अंदर वो अपना स्ट्रक्चर या फंक्शन मेंटेन कर पाएँ। जिसके अंदर भी उसको रखा जाएगा उसकी वजह से उसके अंदर थोड़ा-थोड़ा प्रॉब्लम कोई ना कोई आ जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो उन्होंने बताया कि आपके जैसे ही मेम्ब्रेनस प्रोटीन्स को सेपरेट एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम मेम्ब्रेन, उनको सॉल्युबलाइज कर दिया जाता है इन डिटर्जेंट, जिसकी वजह से प्रोटीन का स्ट्रक्चर भी इफेक्ट होता है और फंक्शन भी। और उसकी वजह से जब उसका स्ट्रक्चर इफेक्ट हो गया तो इमेज कंट्रास्ट भी हमारे पास सही नहीं आता। Amphipathic polymers called
एम्फीपोल्स आर अ पोटेंशियल अल्टरनेटिव टू डिटर्जेंट्स। अब ये एम्फीपैथिक पॉलीमर्स जो हैं, जैसे कि जिनको एम्फीपोल्स भी कहा जाता है, वो डिटर्जेंट से को रिप्लेस करने में बहुत अच्छे अल्टरनेटिव हैं। दीज आर सिमिलर सर्फेक्टेंट्स यूज टू नॉन कोवलेंटली बाइंड द ट्रांसमेम्ब्रेन पोर्शन ऑफ द प्रोटीन। ये आपके माइल्डर हैं सर्फेक्टेंट्स और ऐसे हैं जो कि नॉन कोवलेंटली बाइंड करते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन पोर्शन ऑफ प्रोटीन को, ट्रांस मेम्ब्रेन जो कि मेम्ब्रेन के दरमियान में मौजूद है। Improving membrane protein solubility without affecting the contrast of the image. Amphipoles have been used in the determination of several membrane protein structures, यानी उसने इनके दिए में जिनके अंदर protein structures को determine किया गया है. Another method of preparing membrane protein for cryo-EM is the use of lipid nanodiscs. अब ये nanodisc, lipid nanodisc क्यों यूज की जाती हैं? आप लोगों को पता है कि प्रोटीन ये जो सॉरी मेम्ब्रेन जितनी भी हैं मेम्ब्रेनस प्रोटीन्स जो हैं दोज एग्जिस्ट इन मेम्ब्रेन या ट्रांस मेम्ब्रेनस प्रोटीन्स भी इनको कहा जाता है। इनके साथ प्रोटीन्स के साथ लिपिड्स जो हैं वो लिपिड बाय लेयर के फॉर्म में अटैच्ड होते हैं। ये अब क्या किया गया है कि ये आपके लिपिड नैनो डिस्क यूज की जाती हैं ताकि आपकी प्रोटीन जो है वो लिपिड्स के साथ इंटरेक्ट करे और उसको ऐसा ही महसूस हो जैसे वो नेचुरल एनवायरनमेंट में। Nanodiscs consist of scaffold proteins surrounding a small lipid bilayer in which the protein of interest is reconstituted. ठीक है, नैनोडिस्क जो है वो आपके स्कैफोल्ड हैं प्रोटीन्स के, जिसके अंदर स्मॉल लिपिड बाइलेयर भी मौजूद होती है ताकि आपकी प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट इजीली रिकंस्टिट्यूट की जा सके। दिस मेंटेन्स अ नियर नेटिव एनवायरनमेंट फॉर द प्रोटीन एंड प्रोवाइड एडिशनल पार्टिकल साइज व्हिच मे बी हेल्पफुल फॉर पार्टिकल सिलेक्शन, ऑल्दो heterogeneity of the nanodisk may be a concern. लेकिन अब इसके अंदर एक प्रॉब्लम क्या आता है कि जितनी भी ट्रांसमेम्ब्रेनस प्रोटीन है वो तमाम की तमाम उस नैनोडिस्क के साथ जो है वो अटैच हो जाएंगी। सिंगल टाइप ऑफ प्रोटीन जो है वो यहाँ से एक्सट्रैक्ट करनी डिफिकल्ट हो जाती है। Styrene malic acid lipid particles, small, are an alternative to nanodiscs that do not require reconstitution of membrane proteins or detergent at any stage. ठीक है, ये आपका एक और है एज लिपिड पार्टिकल मैलिक एसिड, स्टाइरीन मैलिक एसिड का बना हुआ। ये आपके जो है ये आपके ऑल्टरनेटिव है नैनोडिस्क के, जो कि क्या करते हैं कि आपकी रिकंस्टिट्यूशन की जरूरत नहीं है इनको, या फिर इनको डिटर्जेंट भी नहीं चाहिए। स्टाइरीन मैलिक एसिड is an amphipathic copolymer of alternative hydrophobic styrene and hydrophilic malic acid units. इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर दो चीज़ें हैं, हाइड्रोफोबिक स्टाइरीन है और हाइड्रोफिलिक मैलिक एसिड के यूनिट्स हैं, और ये आपका अल्टरनेटिव में होते हैं which allows interaction with the membrane and provides solubility or for the membrane protein. SMA is able to surround membrane proteins in their native lipids, producing नेटिव नैनोडिस्क SMALPs। ठीक है, स्मेल्प्स जो है वो ये आपके ज़्यादा इधर बेहतर प्रोड्यूस कर सकते हैं, विच कैन देन बी प्योरीफाइड एंड इमेज, जिनको बाद में क्या किया जाता है, सिंपली प्योरीफाई किया जाता है और इमेज बना लिया जाता है। द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल्टरनेटिव कम्प्लेक्स 3 was recently solved to 3.4 angstrom using SMA nanodisk. Yet another method for investigating membrane protein structure uses saposins in complex with lipids and the protein of interest. सेलिप्रो सेपोसिन लिक्विड प्रोटीन्स, ये आपका कम्प्लेक्स है जिसके अंदर सेपोसिन होगा, लिपिड भी होगा, और फिर उसके बाद प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो इन तीनों को मिला के आपकी जो है वो मेम्ब्रेनस प्रोटीन्स के साथ यानी कि ये एक बनता है। Although the process requires a membrane protein to be solubilized in detergent, लेकिन इसके अंदर क्या है कि ये वाला जो है ये सैनिप्रो वाला जो है इसके अंदर क्या होगा कि आपको डिटर्जेंट यूज करना पड़ेगा। ऑल द resolution into the Celipro complex is fast and the saposin scaffold can adapt to the size of the transmembrane region of the protein, providing a well-defined complex. लेकिन यह easily transmembrane region of protein के जो structure है उसको adopt कर लेता है, जिसकी वजह से उसके well-defined complex बनता है और उसकी imaging ज़्यादा बेहतर आती है। Affinity grids are a new substrate designed to selectively adsorb particles on the EM grid.
बाय अप्लाइंग स्पेसिफिक एफिनिटी बिटवीन द सबस्ट्रेट एंड सैंपल। एफिनिटी ग्रिड्स जो हैं वो आपका क्या है, वो न्यू सबस्ट्रेट डिज़ाइन है जो कि सेलेक्टिवली एब्जॉर्ब करते हैं पार्टिकल्स को ईएम ग्रिड के ऊपर स्पेसिफिक एफिनिटी अप्लाई करते हुए किसके दरमियान, बिटवीन सबस्ट्रेट एंड सैंपल, अलाउइंग प्योरिफिकेशन स्टेप टू बी कंबाइंड विद ग्रिड प्रेपरेशन, जिसकी वजह से क्या है कि आपका जो प्योरिफिकेशन स्टेप है और ग्रिड प्रेपरेशन स्टेप है वो एक ही दफ़ा में हो जाता है। द ग्रिड हैज़ अ लिपिड मोनोलेयर कंटेनिंग एन एन आई नाइट्रो नहीं सॉरी निट्रिलो ट्राई एसिटेट एसिड। ठीक है, ये आपका एन आई डैश एंटी लिपिड है दैट कैन रिक्रूट पोलीहिस्टडीन टैग्ड proteins from cell extracts reducing the required amount of protein and time for purification। ये क्या है कि आपका ये इसके ऊपर ग्रिड जो है उसी के ऊपर लिपिड मोनोलेयर मौजूद होती है। ये लिपिड ऐसी होती है कि वो पोलीहिस्टडीन टैग जो हैं उनको रिक्रूट करती है, उनको चेक करती है और उसकी वजह से क्या है, पोलीहिस्टडीन वाली जितनी प्रोटीन्स हैं वो ये एक्सट्रैक्ट कर लेती है, जिसकी वजह से अमाउंट जो आपकी प्रोटीन को पहले एक्सट्रैक्ट करने का टाइम, प्योरिफिकेशन का टाइम जो है वो ये रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि ये एक ही स्टेप में प्योरिफिकेशन भी करती है और ग्रिड प्रिपेयर भी हो जाती है। We have utilized affinity grids with histidine tagged protein A and anti-ENV polyclonal antibody to study HIV CD84 virus-like proteins particles। ये वो उसके बता रहा है कि उसने किस तरह इसको यूज़ किया है। उसने हिस्टडीन टैग प्रोटीन ए को और एंटी इन्वेलप पोलीक्लोनल एंटीबॉडी को यूज़ किया है HIV CD84 वायरस लाइक पार्टिकल्स को स्टडी करने के लिए, रिजल्टिंग इन लेस बैकग्राउंड एंड बेटर कंट्रोल ऑफ पार्टिकल डेंसिटी। ठीक है, और इससे क्या हुआ कि उसको जो है वो लेस बैकग्राउंड और बेटर पार्टिकल डेंसिटी जो है वो मिली। आगे फिगर में से शुरू किया। एन एडिशनल एफिनिटी कैप्चर मेथड यूजेस टू डायमेंशनल streptavidine crystals on a liquid monolayer as a non-support applied to the EM grid। इसी तरह जो है वो आपके एफिनिटी कैप्चर मेथड यूज करता है टू डायमेंशनल स्ट्रेप्टाविडीन क्रिस्टल्स को किसके ऊपर, लिक्विड मोनोलेयर्स को, और वो लिक्विड मोनोलेयर्स जो है वो एज अ नैनो सपोर्ट यूज की जाती हैं ईएम ग्रिड के ऊपर। Biotinylated samples may then bind the streptavidine, improving particle concentration and distribution and reducing preferred particle orientations and the structural consensus of particles binding the carbon film। ठीक है, अब इसके अंदर जो है बायोटिनाइलेटेड सैंपल्स जो हैं, बायोटाइनिलेटेड सैंपल्स जो हैं वो आपके बाइंड किसके साथ कर रहे हैं, स्ट्रेप्टाविडीन के साथ, जिसकी वजह से पार्टिकल की जो कंसंट्रेशन है वो इम्प्रूव होती है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन इम्प्रूव होती है, और उसके अलावा प्रेफर्ड पार्टिकल ओरिएंटेशंस जो हैं उनके प्रेफरेंस के अंदर जो है फ़र्क आता है, रिडक्शन आ जाती है, और स्ट्रक्चरल कंसेंसस जो है पार्टिकल बाइंडिंग के विद कार्बन फिल्म उसके साथ जो है वो एंड कोलाइडिंग विद द वाटर एयर वाटर इंटरफेस ऑफ द सैंपल, और उसके अलावा क्या करता है, एयर वाटर इंटरफेस जो है सैंपल का उसके साथ उसको कोलाइड करवाता है ताकि उसके अंदर इंटरेक्शंस कम से कम हो सकें। Further developments of the affinity grid include the use of anti-PEG based coating, which combines the anti-fouling properties of brush conformation, methoxy poly ethylene glycol with anti-A ligands on flexible PEG spacers to prevent preferred orientation of the bound histidine tagged proteins। अब क्या है कि इसके अलावा एफिनिटी ग्रिड जो है वो उनको फर्दर डेवलप किया गया है, जिसके अंदर एंटी ए डैश पीईजी बेस्ड कोटिंग यूज़ की गई, जिससे क्या हुआ कि एंटी फोल्डिंग प्रॉपर्टीज़ जो है वो जो कि कंबाइन होती हैं ऑफ ब्रश कन्फर्मेशन, उसके अलावा ब्रश कन्फर्मेशन मेथॉक्सी पोलीएथाइलीन ग्लाइकोल की, और किसके साथ, एंटी लिगेंड के साथ ऑन फ्लेक्सिबल पीईजी स्पेसर्स, ताकि आपके प्रेफर्ड ओरिएंटेशन जो है वो प्रिवेंट हो सके या उसको ख़त्म किया जा सके ऑफ ये प्रेफर्ड ओरिएंटेशन जो है वो आपकी हिस्टडीन टैग प्रोटीन्स के लिए यूज़ की ख़त्म करने के लिए यूज़ की जाती हैं। Another example is a functionalized carbon film with covalently bound I-anti-A protein G or oligonucleotide to selectively recruit macromolecular complexes. In a simplified affinity grid method called
cryo solid phase immune electron microscopy SPIEM. Antibodies or protein A are applied directly to grids, eliminating the need to first apply a lipid monolayer. ठीक है, इसके अंदर क्या है कि वो आपके जो है वो आपके स्पेसिफाइड सिंप्लीफाइड एफिनिटी ग्रिड मेथड जो है उसके के अंदर क्या किया जाता है, क्रायो सॉलिड फेज इम्यून इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जो है इसको कहा जाता है सिंप्लीफाइड एफिनिटी ग्रिड मेथड को। इसके अंदर क्या किया जाता है कि एंटीबॉडीज या फिर प्रोटीन ए जो है वो अप्लाइड कर दी जाती है डायरेक्टली ऑन द ग्रिड, जिसकी वजह से क्या है कि आपका जो है फर्स्ट है मोनोलेयर अप्लाई करने वाला जो स्टेप है वो एक्सक्लूड हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। द यूज ऑफ एफिनिटी कैप्चर सिस्टम with silicon nitride membrane sport film has been shown promising improvement for sample preparation। अब इसके अंदर सिलिकॉन नाइट्राइड जो है वो यूज किया जाता है ताकि एफिनिटी कैप्चर सिस्टम जो है उसको बेहतर बनाया जा सके। द हाइड्रोफोबिसिटी ऑफ SiN सपोर्ट्स इंटरेक्शंस विद द लिपिड टेल्स ऑफ द Ni-NTA लिपिड मोनोलेयर। अब हाइड्रोफोबिसिटी जो है SiN की, उसकी वजह से क्या है कि आपकी जो लिपिड टेल्स हैं Ni-NTA लिपिड मोनोलेयर की, उनके दरमियान स्पोर्ट इंटरेक्शंस बनती हैं, अलाउइंग फॉर इफेक्टिव सैंपल कैप्चर ऑन द ग्रिड, जिसकी वजह से सैंपल कैप्चर जो है वो ग्रिड पर ज़्यादा बेहतर हो जाती है। एडिशनली द मेम्ब्रेन है आर फ्लैट, ड्यूरेबल एंड कैन बी कंसिस्टेंटली मैन्युफैक्चर्ड। अब क्या है कि ये आपकी फ्लैट है मेम्ब्रेन, ड्यूरेबल, ज़्यादा टाइम के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं और कंसिस्टेंटली और ज़्यादा मुतवातर मैन्युफैक्चर होती रहती है, एड्रेसिंग द डेलिकेट एंड इनकंसिस्टेंट नेचर ऑफ अमॉर्फस कार्बन स्पोर्ट्स, जिसकी वजह से जो आपकी डेलिकेट और इनकंसिस्टेंट नेचर थी कार्बन स्पोर्ट्स की, अमॉर्फस कार्बन स्पोर्ट की, जो कि खुद भी इलेक्ट्रॉन बीम की वजह से डिस्ट्रक्ट हो जाती थी, उसकी वजह से उसके प्रॉब्लम को इससे जो है वो बेहतर किया गया। Affinity grids combine purification step with grid preparation, significantly reducing the time required to produce sample for cryo-EM imaging and can be used for structure determination at high resolution। अब जो affinity grids हैं वो उनकी grid preparation की वजह से क्या हुआ कि सैंपल प्रोडक्शन के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड था क्रायो EM इमेजिंग के से पहले, उसकी डिटर्मिनेशन जो है उसके लिए जो स्ट्रक्चर था वो आपके वो टाइम कम हो गया, और इसके अलावा ये आपको हाई रेजोल्यूशन पे भी स्ट्रक्चर डिटरमिन करके दे सकता है। Next, you at all use the method to determine the structure of a low concentration virus at 2.6 Armstrong resolution। ये जो आपका affinity capture system है इसको यूज करते हुए 2.6 Armstrong तक की रेजोल्यूशन का जो है वो आपका लो कंसंट्रेशन वायरस का स्ट्रक्चर डिटरमिन किया गया है। ट्रेडिशनली लेसी क्वांटिफॉइल, जो ट्रेडिशनल लेसी क्वांटिफॉइल और सी फ्लैट EM grids are made of a metal scaffold, for example copper, nickel और gold। ये उसने उनके scaffolds के जो है ना EM grids के नाम बताए हुए हैं कि कौन कौन से हैं, जो कि मेटल की बेस के ऊपर बनाए गए थे। एंड एन amorphous carbon sport with holes of various sizes, shapes and distribution over which the sample is suspended in vitreous ice। इसके बाद उनके अंदर एमॉर्फस कार्बन स्पोर्ट थी जिसके अंदर वेरियस साइज के और शेप्स के जो है वो होल्स होते थे, ताकि वो जो आपका सैंपल है वो उसके ऊपर सही से ग्रेप कर सके in presence of vitreous ice। Irradiation of amorphous carbon in the electron microscope causes it to bend। अब इसके बाद क्या होता था कि amorphous carbon जब irradiate कर जाता था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वजह से, तो उसकी वजह से वो बेंड हो जाता था, however leading to movement of the sample। और ये वाली जो आपके amorphous carbon spores थी वो चूंकि खुद बेंड हो जाती थी तो आपका सैंपल मूव कर जाता था, ऑफन रेफर टू एज बीम इंड्यूस्ड मोशन, जिसको बीम इंड्यूस्ड मोशन कहा जाता था, एंड देयरफॉर ब्लरी इमेजेस, और उसकी वजह से इमेज ब्लर हो जाता था। जाहिर है जब आपकी एक चीज मूव कर गई है तो मूविंग पिक्चर जो होती है उसका इमेज सही नहीं आता। सिंस द लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट इज मच लोअर फॉर कार्बन देन फॉर द मेटल स्पोर। जैसे कि लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट जो है वो आपका कार्बन और मेटल के अगर देखे जाए तो मेटल के हिसाब से कार्बन का बहुत कम था। द कार्बन फिल्म में ऑल्सो कुकर एट करायो टेम्परेचर्स, और इसकी वजह से क्या था कि आपकी कार्बन फिल्म जो है वो इवन क्रायो टेम्परेचर्स के ऊपर बिल्कुल खराब हो जाती थी। दिस कैन लीड टू पुअर इमेजिंग, जिसकी वजह से
इमेज कम जो है वो सही नहीं आता था, एंड लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन एट हाई स्पेशल फ्रीक्वेंसी, और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के ऊपर ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो लॉस कर जाता था. Several alternative substrates have been developed to address these deformations. Titanium silicon metal glass films, a nanocrystalline silicon carbide substrate called cryomesh, and hydrogen plasma treated graphene all decrease beam induced motion but do not completely eliminate it. अब ये सारी जो है जिसके अंदर टाइटेनियम सिलिकॉन मेटल ग्लास फिल्म, नैनो क्रिस्टलाइन सिलिकॉन कार्बाइड सबस्ट्रेट, और इसके अलावा हाइड्रोजन प्लाज्मा जो है ट्रीटेड ग्राफीन जो है, उसकी वजह से बीम इंड्यूस्ड मोशन जो है वो रिड्यूस हुई थी लेकिन completely ख़त्म नहीं हो सकी. Ultra stable gold substrates, which consist of a gold foil across a gold mesh grid, are one of the most promising solutions. By using the same material for the support and grid, differential thermal contraction and therefore puckering during cooling is prevented, and the high conductivity of gold nearly eliminate beam induced motion, significantly improving image quality. अब क्या है कि आपके इसको यूज कैसे किया गया, इसको फर्दर क्या किया गया, अल्ट्रा स्टेबल गोल्ड सबस्ट्रेट लिया गया जिसके अंदर कंसिस्ट क्या होता था, गोल्ड फॉइल थी अक्रॉस अ गोल्ड मैश ग्रिड. जो ये आपका एक अच्छा बेहतर सब जो है ना वो प्रॉमिसिंग सोल्यूशन रहा, या अच्छा सोल्यूशन रहा. क्यों? क्योंकि इसके अंदर सेम मटेरियल की सपोर्ट थी और सेम की ग्रिड थी, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज होने की वजह से उसके अंदर इतना फर्क नहीं आता था. 3D origami sample, 3D DNA origami sample supports aim to address many of the current concerns for grid preparation. अब जो 3 dimensional DNA के जो sample support है उसकी वजह से current concerns जो हैं grid preparation के उनको भी address किया जाता है. The sample particles are bound within a hollow sport made up of double stranded DNA helices. जो आपके सैंपल पार्टिकल्स हैं उनको बाउंड किया गया है विद हॉलो स्पोर्ट के साथ, जो कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हेलिक्स के बने हुए हैं. दिस हेल्प्स टू कंट्रोल पार्टिकल ओरिएंटेशन, प्रोटेक्ट्स पार्टिकल्स फ्रॉम द फोर्स ऑफ ब्लॉटिंग विद फिल्टर पेपर एंड फ्रॉम द एयर लिक्विड इंटरफेस, एंड इम्प्रूव्स आइस थिकनेस कंसिस्टेंसी, जिसकी वजह से क्या हुआ, पार्टिकल ओरिएंटेशन जो है वो कंट्रोल हो गई. उसके अलावा पार्टिकल्स की जो फोर्स है जो ब्लॉटिंग की वजह से उसके ऊपर आ रही थी या फिर एयर लिक्विड इंटरफेस की वजह से आ रही थी, उसको प्रोटेक्शन मिल गई, और उसके अलावा आइस थिकनेस कंसिस्टेंसी जो है वो भी कंट्रोल हो गई. द मेथड वाज शोन टू बी सक्सेसफुल फॉर द डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन P53, but will require more rigidity to precisely control particle orientation and will need to expand to be more widely applicable to various types of सैंपल. इसमें जो है वो डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन P53 के अगेंस्ट सक्सेसफुल मेथड ये हुआ है, लेकिन अभी मजीद इसके अंदर बेहतरी लाने की ज़रूरत है ताकि इससे ज़्यादा वैल्यूएबल एप्लीकेशंस जो है वो ली जा सकें. प्रोटीन स्कैफोल्ड्स आर आल्सो बीइंग यूज्ड टू डिटरमिन द स्ट्रक्चर्स ऑफ मोनोमेरिक प्रोटीन्स दैट वुड अदरवाइज बी टू स्मॉल फॉर क्रायो ईएम. अब क्या किया जाता है, मोनोमेरिक प्रोटीन्स के लिए भी प्रोटीन स्कैफोल्ड्स जनरेट की जा रही हैं ताकि वो भी क्रायो ईएम के थ्रू स्ट्रक्चर उनका डिटरमिन किया जा सके. Koskia et al. Have designed a self-assembled symmetric protein scaffold with a small protein genetically fused, producing a large, rigid, and symmetric particle that is more amenable to cryo-EM and solve the structure at sub-nanometer resolution. ठीक है, अब इसके अंदर क्या किया, इसने आपके जो है वो सेल्फ असेंबल्ड सिमेट्रिक प्रोटीन स्कैफोल्ड बनाया है जिसके अंदर स्मॉल प्रोटीन्स हैं और ये प्रोटीन जेनेटिकली फ्यूज की गई हैं ताकि वो प्रोड्यूस कर सकें लार्ज, रिजिड और सिमेट्रिक पार्टिकल्स. और ये आपके क्या हैं कि ये आपके मोर इंफॉर्मेटिव हैं या फिर एमेनेबल हैं क्रायो ईएम में यूज़ किए के लिए. और उसके अलावा जो है ये आपके उसके बाद उसने जो है वो स्ट्रक्चर्स जो फाइंड आउट किए हैं वो सब नैनोमीटर रेजोल्यूशन पर फाइंड आउट किए हैं. अच्छा, इसके अलावा ल्यू एट ऑल, ये एक और साइंटिस्ट है, हैव अचीव्ड नियर एटॉमिक रेजोल्यूशन ऑफ अ स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड डार्ट इन विच इज रिजिडली फ्यूज्ड टू अ सेल्फ असेंबल्ड सिमेट्रिक प्रोटीन केस थ्रू टर्मिनल हेलाइसिस. ठीक है, इसके अलावा ये आपके जो है ये DARPIN, ये आपकी एक स्मॉल प्रोटीन है
जिसका उसने नियर एटॉमिक रेजोल्यूशन जो है वो फाइंड आउट किया है। और ये ऐसी प्रोटीन थी जो कि रिजिडली फ्यूज की गई थी सेल्फ असेंबल्ड सिमेट्रिक प्रोटीन केज के अंदर, ताकि वो थ्रू टर्मिनल हेलाइसिस उसके टर्मिनल ये डार्ट इनके टर्मिनल हेलाइसिस के साथ इसको इंटरेक्ट करवाया गया था प्रोटीन केज के साथ। द अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ DARPin कैन बी altered to tightly bind other small proteins, making it widely applicable. Cryo-EM grid ice should ideally be one slightly thicker than the sample. Cryo-EM grid जो है वो आपकी ज़्यादा आइडली जो है अम, वो ज़रा सी आपके सैंपल से थिकर होनी चाहिए। अगर वो थिकर नहीं होगी तो आपका सैंपल वो सही से कवर नहीं कर पाएगी, और अगर वो ज़्यादा थिक हो जाएगी तो उसकी वजह से इमेजिंग जो है वो प्रॉब्लम आ जाता है। Excess image thickness should be avoided because it allows the particles within an image to be at different focal heights and contributes to noise in the images, जिसकी वजह से क्या होगा, images में noise आ जाएगा. Conventional blotting with filter paper often leads to inconsistent ice thickness and sample degradation due to blotting force, and it exposes the particles to an air water interface of the sample. जो पुराना प्रोसीजर था ब्लॉटिंग का फिल्टर पेपर के साथ, उससे क्या होता था कि इनकंसिस्टेंट आइस थिकनेस आती थी, या फिर सैंपल जो है वही डिग्रेड हो जाता था ज़्यादा ब्लॉटिंग की वजह से, और जो आपका पार्टिकल है वो एक्सपोज हो जाता था एयर वाटर इंटरफेस के साथ। To address these problems, a self-blotting grid has been developed to generate reproducibly thin films of ice without the use of filter paper blotting step. ठीक है, अब इसके लिए क्या है, सेल्फ ब्लॉटिंग ग्रिड बनाया गया है जो कि खुद से ही ग्रिड जो है वो अपना आइस को सही से बना लेता है। An ammonium persulfate and sodium hydroxide solution is applied to copper grids, supporting the growth of CuOH2 nanowires on the copper grid bars. ठीक है, एमोनियम परसल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन यूज किया जाता है कॉपर ग्रिड के ऊपर, ताकि वो क्या करे कि वो कॉपर हाइड्रोक्साइड के नैनो वायर्स जो हैं वो जनरेट करें ऑन कॉपर ग्रिड बार. द नैनो वायर्स ड्रॉ अप excess liquid when the sample is applied to the grid. जो नैनो वायर हैं वो ज़्यादा जो उनके पास लिक्विड आता है उसको क्या कर लेते हैं, वो ड्रॉ कर लेते हैं या उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं. Draw up excess liquid when the sample is applied to the grid, resulting in a thinly spread film of liquid on the grid that is then plunge frozen without the requirement of a blotting step. The self blotting grids are used in conjunction with a newly designed freezing apparatus called the Spottiton. अब ये जो self blotting grids हैं ये आपके ऐसे यूज नहीं की जाती, आपका न्यूली डिजाइन फ्रीजिंग apparatus है Spottiton, उसके साथ यूज की जाती हैं. This device uses a piezo controlled electric inkjet dispense head to deposit small volumes of sample at defined locations on the grid. अब ये क्या है, ये डिवाइस ऐसी है पीजो कंट्रोल करती है, पीजो कंट्रोल्ड है, इलेक्ट्रिक इंकजेट इसके अंदर डिस्पेंस हेड है जो कि क्या करेगा कि आपके प्रोटीन के जो है प्रोटीन का स्मॉल वॉल्यूम सैंपल वॉल्यूम जो है वो आपके स्पेसिफिक लोकेशन ऑफ ग्रिड के ऊपर जो है ये डिस्पर्स करता है, which is then plunge frozen और उसके बाद उसे फ्रीज किया जाता है. Using the self blotting grid with the Spottiton results in thin films of uniform ice and the process is almost entirely automated. इसकी वजह से क्या है कि आपकी जो आइस फॉर्मेशंस हैं वो यूनिफॉर्म हो जाती हैं और ये आपका इंटायरली जो है वो ऑटोमेटेड है, इसलिए इसको ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है. Another blotless freezing system called the CryoWriter allows real-time monitoring of the water thickness prior to vitrification. इसके अलावा जो दूसरा है ब्लॉटलेस फ्रीजिंग सिस्टम, उसको क्रायो राइटर कहा जाता है. ये क्या करता है, रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ वाटर थिकनेस जो है प्रायर टू विट्रिफिकेशन करता है. अ माइक्रो कैपिलरी इज यूज्ड टू डिपॉजिट अ स्मॉल to deposit a small sample volume 30 to 20 nanoliters. माइक्रोकैपिलरी यूज की जाती है 3 to 20 नैनोलीटर ऑफ सैंपल डिपॉजिट करता है onto the grid. Depending on the volume applied, excess sample can either be recovered using the microcapillary or allowed to evaporate.
क्योंकि अब इसके वॉल्यूम जो जिसकी ज़रूरत है वो आप छोड़ के बाकी आप रिकवर भी कर सकते हो माइक्रो कैपिलरी को यूज़ करते हुए, या फिर उसे इवेपोरेट किया जाता है। द सैंपल फिल्म इज evaluated using a laser beam and photo detector, and once the appropriate thickness is reached, the grid is plunge frozen. सबसे पहले जो है वो सैंपल को चेक किया जाता है लेज़र बीम से या फोटो डिटेक्टर से कि उसकी प्रॉपर थिकनेस आ गई है। जैसे ही उसकी वो थिकनेस मिल जाती है, साथ ही ग्रिड को प्लंज फ्रोजन कर दिया जाता है। This system prevents the potentially damaging effect of filter paper blotting and uses significantly smaller volumes, allowing the investigation of low abundance samples. ये इसके अंदर जो है वो चूंकि ये बहुत छोटा सैंपल ले रहा है, उसकी वजह से क्या है कि ये आपके ऐसे सैंपल्स जो कि होते ही नेचर थोड़े हैं उनको ज़्यादा बेहतर रीड भी कर सकता है। Methods for time resolved imaging to capture transient states of biological molecule by mixing reaction components immediately prior to blotting have also seen recent improvement. This was initially achieved by applying one reaction component to the EM grid in the conventional pipetting and blotting manner to achieve a thin film, then spraying another component onto the film and rapidly freezing. अब इसके अंदर क्या है कि मेथड्स जो हैं वो अब आपके बेहतर इमेजेस के लिए जो है वो जनरेट हुए हैं। उसके अलावा वो आपके स्टेट्स ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल की ट्रांजिएंट स्टेट्स को कैप्चर करते हैं। इसके अलावा रिएक्शन कंपोनेंट्स को मिक्स करते हैं ताकि वो ब्लॉटिंग से पहले पहले जो है वो सही और इसके रिएक्शन मिक्सचर जो है वो इस तरह से जनरेट किए जाएं ताकि ब्लॉटिंग के स्टेप्स जो हैं वो ना किए जा सकें या ना करने पड़े। ये इससे क्या हुआ कि आपके इनिशियली उसके अंदर इम्प्रूवमेंट लाई गई। इसके लिए क्या किया गया कि आपका एक रिएक्शन कंपोनेंट जो है ईएम ग्रिड का वो उसके ऊपर जो है वो अप्लाई किया गया पहले, फिर उसके बाद उसको इन द कन्वेंशनल पेपटिंग के थ्रू इसके बाद उसके अंदर ब्लॉटिंग मैनर जो है वो किया गया, फिर उसके बाद ताकि थिन फिल्म की जा सके। फिर दूसरा कंपोनेंट जो है वो उसके ऊपर स्प्रे किया गया और साथ ही उसको rapidly freeze कर दिया गया। The reaction only proceeds where the component mixes, however, potentially leading to heterogeneity in the sample across the grid। कि क्या है component mix जहाँ पर होंगे वहाँ पर reaction proceed कर जाएगा, लेकिन क्या है कि जहाँ पर heterogeneity है आपके sample के अंदर वहाँ पर इसके जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाएगा। दिस प्रॉब्लम वाज एड्रेस्ड बाय कपलिंग अ माइक्रो मिक्सर विद अ माइक्रो स्प्रेयर, allowing external homogeneous mixture of the reactants before spraying onto an EM grid and plunge freezing। अब इस प्रॉब्लम को कैसे किया गया कि माइक्रो मिक्सर और माइक्रो स्प्रेयर्स जो हैं वो यूज़ किए गए ताकि जो ईएम ग्रिड के ऊपर लाने से पहले ही, स्प्रे करने से पहले ही जो रिएक्टेंट्स हैं उनका होमोजेनियस मिक्सचर बना लिया जाए। While this method allows the capture of dynamic processes for cryo-EM imaging, variability in ice thickness and coverage of the grid limits the regions suitable for data collection। अब चूंकि ये वाला जो ये मेथड जो है ये आपके डायनामिक प्रोसेस जो है उसको कैप्चर कर सकता है फॉर क्रायो ईएम। इसके अंदर क्या है कि वेरिएबिलिटी इन आइस थिकनेस और जो आपकी कवरेज ऑफ ग्रिड है वो आपकी डेटा कलेक्शन के जो रीजन्स हैं उनको लिमिटाइज कर देती है। द मोर रिसेंट डेवलपमेंट by Feng et al. Of polydimethyl siloxane based microsprayer allows the control of ice thickness through sprayer pressure and distance from the grid। अब ये क्या है कि ये वाला जो PDMS जो आपका एक सोल्यूशन है या आप कह लो कि ये केमिकल है, ये इसके बेस के ऊपर माइक्रो स्प्रेयर्स जो बनाए गए हैं जो कि आइस थिकनेस को कंट्रोल करते हैं स्प्रे के प्रेशर के साथ और जो उसका डिस्टेंस है उसकी बेस के ऊपर, एंड हैज द पोटेंशियल टू प्रोवाइड डिजाइन टाइम रिजॉल्व सैंपल प्रेपरेशन बाय मिक्सिंग रिएक्टेंट्स इन अ चैनल फॉर स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ टाइम। और इसके अलावा ये दूसरा इसके अंदर बेहतरी किस चीज़ की देता है कि ये आपको प्रोवाइड करता है टाइम रिजॉल्व सैंपल प्रेपरेशन को, ताकि आप चैनल के अंदर एक सेपरेट चैनल के अंदर रिएक्टेंट्स को मिक्स कर सकें फॉर स्पेसिफिक टाइम ताकि उसके अंदर बेहतरी आ सके। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम फिर आप लोगों को बाकी करवाऊंगी। अल्लाह।